हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सामाजिक अध्ययन फर्स्ट रिवीजन सेकेंड सेमेस्टर का पार्ट 1। यानी आपको 2 पार्ट में हम आपका सामाजिक अध्ययन यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट रिवीजन हम कराएंगे। तो दोस्तों, आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और इसमें नोट करते चलिएगा। हम इसमें सारे डिटेल्स से आपको बताएंगे, फर्स्ट रिवीजन कराएंगे। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। उसके बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त जी का जो जन्म था वो 345 ईसा पूर्व था, और इनका जो युद्ध हुआ था वो सेल्यूकस के साथ हुआ था। और आपको बता दें कि चंद्रगुप्त के जो गुरु थे वो थे चाणक्य थे। और आगे है हमारा चाणक्य की रचना। तो बहुत बार दोस्तों इसमें पूछी जाती है, चाणक्य की जो रचना है वो अर्थशास्त्र है। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त का युद्ध सेल्यूकस के साथ जब हुआ था तो उस समय वो था 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का युद्ध सेल्यूकस के साथ हुआ था। दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल्यूकस का और चंद्रगुप्त का युद्ध कब हुआ था, यानी इन दोनों के बीच। तो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद है हमारा अगला है इंडिका किसकी रचना है। तो आपको बता दें कि जो इंडिका रचना है वो है मेगास्थनीज की है। तो आगे हम देखेंगे बिंदुसार के बारे में, यानी बिंदुसार के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। तो बिंदुसार का जो समय था वो 298 ईसा था। कुछ पॉइंट है इसमें, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन में आपके पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। और इसकी जो प्रवृत्ति थी, ये धार्मिक प्रवृत्ति वाले विचारक थे। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कुछ भी तो आप इसमें लिख सकते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति वाले विचारक थे ये बिंदुसार। यानी बिंदुसार के बारे में थोड़ा बहुत आपसे पूछा जाए तो ये आप धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे बिंदुसार, ये लिख सकते हैं। आगे देखेंगे हम इसमें अशोक के बारे में देखेंगे। तो 3 वर्षों में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था अशोक ने, जो कि सारनाथ और वाराणसी में है। और कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है आपको बता दें कि अशोक के पुत्र का नाम जो था वो था महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था। शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल से ही देखने को मिलता है। और जो शिलालेख है वो हमारे 14 हैं और जो स्तंभ लेख हैं वो हमारे 7 हैं। दोस्तों, इसको नोट करते चलिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। स्तंभ लेख 7 है, शिलालेख 14 हैं। और जो 7 में से जो 7वां है वो सबसे लंबा स्तंभ लेख है। आगे है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ग्राम होती है। अशोक के नियम और सिद्धांत को हम धम्म के नाम से जानते हैं। आगे है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो वो था बृहद्रथ था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक। तो यहीं पर मौर्य साम्राज्य खत्म होता है। उसके बाद आता है आपका गुप्त साम्राज्य, जिसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी। प्रथम महान शासक जो थे चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्हें उपाधि मिली थी महाधिराज की उपाधि। गुप्त संवत जो था वो 319 ईस्वी पूर्व से चला था। आगे इसमें देखेंगे हम समुद्रगुप्त के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे। भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। अगला पॉइंट है प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक हैं वो हरिशेन हैं, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आपसे पूछा जा सकता है हरिशेन किसके दरबारी कवि था, तो आप लिख सकते हैं समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त में आगे देखेंगे समुद्रगुप्त से संबंधित जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक हैं वो है हरिशेन हैं। दोस्तों, ये आपको याद में रखना है। उसके बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है।
पहला पॉइंट इसमें देखेंगे, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का संस्कृत कवि कालिदास जाने जाते हैं। उसके बाद है दरबारी कवि जो थे वो कालिदास थे। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का जो कवि था, दरबारी कवि था, कौन था, तो आप लिख सकते हैं कालिदास थे। आगे देखेंगे हम कुमारगुप्त के बारे में जानेंगे। तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। तो ये सब आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिएगा। आगे है हमारा, इन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, यानी स्कंदगुप्त जो हैं वो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाए थे, यानी पुनः निर्माण करवाए थे। ये भी आपको पुनर्निर्माण भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। हुणों का जो आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, कई लोग कहते हैं कुमारगुप्त के समय में हुआ था, लेकिन ये सच बात है कि हुणों का जो आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। आगे हम देखेंगे भानुगुप्त के बारे में। भानुगुप्त का जो एरड़ अभिलेख है, इसके अनुसार पहली बार क्षति होने का प्रमाण मिलता है, यानी स्त्री का पहली बार क्षति होने का प्रमाण मिलता है। अब इसी में हम देखेंगे अजंता की जो गुफाएं हैं वो हमारे 29 हैं, कहीं कहीं 30 भी देखने को मिलती हैं। आयुर्वेदाचार्य जो है वो धन्वंतरी हैं। राजवेद आपके उनके चरक थे। विष्णु शर्मा जो पंचतंत्र के लेखक हैं। आर्यभट्ट आर्यभट्टीयम एवं सूर्य सिद्धांत। दशावतार जो मंदिर है वो देवगढ़ झांसी में है, और भीतरगांव मंदिर जो है वो आपके कानपुर में है। तो दोस्तों यहाँ से ये दोनों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके यूपी डीएलएड में ही नहीं और सभी एग्जामों में से यूपी पुलिस में भी ये पूछा जा चुका है आपका जीके में। अब इसमें हम देखेंगे पुष्यभूति या वर्धन वंश देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं पुष्यभूति या वर्धन वंश। एक जो संस्थापक जो थे पुष्यभूति थे। आपसे वर्धन वंश के संस्थापक पूछे तो आप पुष्यभूति लिख सकते हैं, और राजधानी इसकी थानेश्वर थी। आगे देखेंगे हम प्रभाकर वर्धन, इनकी पत्नी का नाम यशोमती था। उपाधि जो थी इनकी परम भट्टारक और महाधिराज थी। पुत्र हर्षवर्धन और राजवर्धन थे। पुत्री राजश्री थी जिसका विवाह गिरिवर्मन के साथ हुआ था। आगे देखेंगे शिलादित्य की जो उपाधि दी गई थी वो हर्षवर्धन को दी गई थी। हर्षवर्धन 606 में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था ईस्वी में, यानी हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। आगे देखेंगे इसमें इनके यानी हर्षवर्धन के समय में हुएनसांग चीनी यात्री आए थे। और उसके बाद देखेंगे ग्रंथ साहित्य के जो थे इनके वो थे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इसके बाद आगे है हमारा हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। आगे हम पढ़ेंगे इसमें। दोस्तों आपको फिर से बता दें कि यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन थे। उनके बारे में हम जानेंगे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, तो पहला था हमारा पल्लव वंश, फिर चालुक्य वंश वातापी, चालुक्य वंश कल्याणी। इसके बाद है चालुक्य वंश वेगी, राष्ट्रकूट चोल वंश 9वीं से 12वीं शताब्दी तक, कदम्ब वंश है हमारा। तो चलिए इसे हम डिटेल से थोड़ा आपको बता देते हैं। राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखेंगे तो राजधानी जो थी इसकी मान्यखेत थी। भाषा जो थी कन्नड़ संस्कृत थी। धर्म जो था वो हिंदू, बौद्ध और जैन था। शासन जो था वो राजतंत्र था। इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं। इसकी महत्वपूर्ण जो बातें थी वो थी हमारी राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी में था, यानी दंती दुर्ग था।
इसकी राजधानी मनकीर या मालखेत के नाम से जाना जाता है। वर्तमान जो मालखेड़ सोलापुर के निकट है। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक जो थे वो क्रमशः कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय थे। आपको बता देंगे इससे यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण यानी कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण जो है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आपसे पूछा जा सकता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो वो कराए थे कृष्ण प्रथम ने। आगे देखेंगे हम, आगे है हमारा पल्लव वंश है। तो चलिए पल्लव वंश के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पल्लव वंश जिसकी राजधानी कांचीपुरम है, भाषा तमिल, तेलुगु, संस्कृत और प्राकृत है, धर्म हिंदू है, शासन जो है राजतंत्र है। इसका थोड़ा डिटेल से आपको हम बता देते हैं कि पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक राजवंश था जिसमें तमिल और तेलुगु क्षेत्र पर शासन किया। इस वंश की स्थापना श्री विष्णु ने की थी। पल्लव काल को हिंदू धर्म की उन्नति का काल भी कहा जाता है। पल्लव काल में शैव धर्मों का अधिक प्रचलन था, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्मों को भी राज्यों का संरक्षण मिला था। इस काल में दक्षिण भारत में शक्ति संप्रदाय प्रगतिशील थी। आगे हम देखेंगे इसमें होयसल वंश है हमारा। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना जो विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल ने द्वार समुद्र यानी आधुनिक हालेविट को अपनी राजधानी बनाया। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी जो वेलूर में चेन्नकेशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में करवाया था। उसके बाद है इस वंश का अंतिम शासक जो था वो वीरबल्लाल द्वितीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। मलिक काफूर ने जो कि इन्हें हराया था यानी वीरबल्लाल द्वितीय को। आगे देखेंगे हम इसमें काकतीय वंश के बारे में थोड़ा आपको बता दें कि काकतीय वंश का जो संस्थापक था वो वीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा यानी हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया था जिसकी राजधानी अमकोंड थी। दूसरा पॉइंट इसमें हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट है हमारा, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी जिसे रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया था, जिसने 35 वर्षों तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम जो शासक था वो प्रतापरुद्र था, जो कि 1295 से 1323 ईस्वी के बीच था। आगे देखेंगे हम यादव वंश देखेंगे। यादव वंश में देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहड़ जो कि 1210 से 1246 ईस्वी तक था। इस वंश का अंतिम शासक स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मालिक काफूर के सामने आत्मसमर्पित किया था। तो दोस्तों आगे देखेंगे हम इसमें काकतीय वंश में देख लिया, अब कदम्ब वंश देखेंगे। कदम्ब वंश में थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि कदम्ब वंश जो था इसके राज्य की स्थापना मयूर शरवण ने की थी। दूसरा पॉइंट हम इसमें देखेंगे, अनुसूचियों के अनुसार मयूर शरवण ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला है कदम्ब राजा मयूर शरवण के ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में दिए थे। कदम्बों ने जैनों को भी भूमिदान दिया, पर उनका ब्राह्मणों से की ओर अधिक झुके हुए थे। अगला पॉइंट है कदम्बों ने अपनी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी केंद्र जिले में वैजयंती या वनवासी में बनवाई। आगे देखेंगे हम गंगवंश देखेंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको बता देती हूँ। गंगवंश का जो संस्थापक था वो ब्रजहस्त पंचम था। अभिलेख के अनुसार गंगवंश का प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था।
तीसरा है गंगों का प्रारंभिक राजधानी कोलार थी, जहाँ सोने की खान होने के कारण इस राजवंश का उत्थान आसान हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे हम, गंगों के बाद में राजधानी तलकाड हो गई थी। गंग शासक माधव प्रथम ने दत्तक पुत्र सूत्र पर टीका लिखा था। यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये आगे देखेंगे हम, आगे है हमारा चोल वंश है। तो चलिए चोल वंश के बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। चोल वंश जो था वो 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक था। चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। संगमकालीन साहित्य से तत्कालीन चोल शासक करिकाल 190 ईस्वी के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। करिकाल के बाद 9वीं शताब्दी तक चोलों का इतिहास अंधकारपूर्ण रहा है। अगला पॉइंट हम नोटिस करेंगे, लगभग 9वीं शताब्दी यानी 850 में पल्लवों के अवशेषों पर चोल शतक का पुनरुत्थान हुआ। ये पल्लवों के सामंत थे। तीसरा पॉइंट है, 9वीं शताब्दी के मध्य लगभग 850 ईस्वी में चोल शक्ति का पुनरुत्थान विजयालय 850 से 875 ने किया। यानी विजयालय नहीं किया था, विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। आगे है हमारा चालुक्य वंश वेगी है। आप यहाँ देख सकते हैं चालुक्य वंश वेगी। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, 615 ईस्वी में उत्तरी और दक्षिणी मराठा प्रदेश में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नियुक्त वायसराय विष्णुवर्धन ने वेगी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसकी राजधानी जो थी वो आंध्र प्रदेश में थी। इसे विषम सिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। यानी विष्णुवर्धन को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको। अगला है हमारा चालुक्य वंश कल्याणी। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। चालुक्य वंश की कल्याणी शाखा की स्थापना तैलप द्वितीय ने अंतिम शासक राष्ट्रकूट नरेश को परास्त करके की थी। कल्याणी शाखा के चालुक्यों को पश्चिम चालुक्य भी कहा जाता है। तैलप ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आगे है हमारा चालुक्य वंश वतापी। तो चालुक्य वंश में वतापी में देखेंगे, चालुक्यों की उत्पत्ति का विषय अत्यंत विवादास्पद है। वराह मिहिर की वृत्त संहिता में इन्हें शूलिक जाति का माना गया है, जबकि पृथ्वीराज राशु में उनकी उत्पत्ति राजपूतों की उत्पत्ति के समान आबू पर्वत पर किए यज्ञ के अग्निकुंड से बताई गई है। यानी यज्ञ के अग्निकुंड से बताई गई है। आगे देखेंगे हम, दूसरा पॉइंट है, एफ फ्लीट तथा के नीलकंठ शास्त्री ने इस वंश का नाम चालुक्य उल्लेख किया है। आरजी भंडारकर ने इस वंश का प्रारंभिक नाम चालुक्य का उल्लेख किया था। इस प्रकार चालुक्य नरेशों के वंश में उत्पत्ति का कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं मिलता है। आपको बता दें कि चीनी यात्री हुएनसांग ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय कहा। जयसिंह ने वतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी बीजापुर के निकट थी, जो कि इसकी राजधानी वतापी है, जो कि बीजापुर के निकट है। तो दोस्तों ये था सामाजिक अध्ययन का पार्ट 1 था हमारा फर्स्ट रिवीजन यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का। यानी यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का ये फर्स्ट रिवीजन था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। यदि आपको और भी सब्जेक्ट का फर्स्ट रिवीजन चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।